हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मेंस 2025 की श्रृंखला का जो प्रश्न हुआ है अभी विगत मार्च महीने में और अप्रैल के पहले दिन, उन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं। और 2026 पे किस अप्रोच से आप काम करेंगे कि 2025 से सीख लेते हुए 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारियों को आप ध्यान रखें। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने बारे में बता दें कि हमने 9 बार मेंस लिखा है, 2 बार इंटरव्यू दिया है और इन सबके साथ हमने जो प्री निकालने की एक स्ट्रेटेजी है उसे अच्छे से सीख रखी है, कैसे प्री निकालते हैं और उस स्ट्रेटेजी से काम करना होगा। 2017 से लेकर 2025 तक की लगातार जो प्री हमने निकाला है वो किस स्ट्रेटेजी से निकाला है। 2017 में पहली बार में प्री निकाल लिया तो वही मेरे लिए एक अलग बात थी कि 2017 में पहली बार तैयारी शुरू किया और उसे निकाल लिया। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है सेकेंड पेपर में। और इससे पहले आपने हमारी जो 3 वीडियो हैं उसे नहीं देखी है उसे जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज को भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा बेल आइकन को दबा के, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं क्या है अप्रोच मेरा इस पेपर को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने बगल में ये सिलेबस है हमारे पास जीएस पेपर 2 को लेकर। जीएस पेपर 2 का जो हमारा सिलेबस है, भारतीय संविधान है, संघ और राज्य के बारे में है, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में, सचिवों का पृथक्करण है, भारतीय संविधान, और ये सारे सिलेबस आप देख लेंगे। सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेट पे और सब जगह पे पड़ा हुआ है, आपने देख भी लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। अप्रोच क्या होती है, इनमें कहाँ दिक्कत आती है दोस्तों, आपको बताएं। ये जो पेपर है एक अच्छा पेपर होता है पहले पेपर की अपेक्षा, क्योंकि पहले पेपर में क्या होता है, थोड़ा सा वैश्विक स्तर से टच होता है और ये सारी चीजें थोड़ी सी कुछ बच्चों को परेशान करती हैं, भूगोल वाले लेकर। लेकिन यहाँ पे आपकी पॉलिटी का टच है, सेम चीजें हैं, 10 क्वेश्चन 125 200। अप्रोच क्या होती है, देखिए अप्रोच इस पेपर में क्या होता है, जैसे भारत में विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समितियों की क्या भूमिका है, यानी ज्वाइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी क्या भूमिका होती है। जेपीसीसी के बारे में पूछा है, यानी वो किससे संबंधित है, भारतीय संविधान से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद वैकल्पिक विवाद समाधान क्या है, यानी जो ये अप्रोच हमारा काम कर रहा है। अब देखिए कैसे आ रहा है, अब ये वैकल्पिक विवाद समाधान ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी संसदीय समितियां जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं विधायिका अपने क्षेत्र का अधिकार में सर्वोच्च है, वो भी संप्रभु नहीं है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। अब इनको अप्रोच यानी पीवाईक्यू देखा है आपने, खटक खट कलम चलाई और फिर अप्रोच क्या करना है, 1 to 4 हमारी अप्रोच थी, हमने 1 से लेकर 4 तक लिखा, फिर हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के आए किस नंबर पे, 11 से लेके 15 तक। 11 में क्या करा, भारतीय संविधान निर्वाचन सभा औपनिवेशिक काल की संसदीय गतिविधियों का विधिक परिणाम थी। आप जानते हैं जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, संसद की समितियां जो बनी थी प्राचीन काल में, यानी जब भारत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसके बाद किस प्रकार से संसदीय सुधार होता है और ये जो सारी चीजें हैं वो कैसे आगे बढ़ती हैं, ठीक है। इस पे आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के अंतर्गत संघ को प्रदान कई विधायी शक्तियां भारतीय संघीय प्रणाली के संघ केंद्रीय स्वरूप को सुदृढ़ करती हैं। आप बताना है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, लेकिन मजबूत संघ क्यों दिया गया इसके बारे में बताना है, ठीक है। यानी इसीलिए केसी वेयर ने इसे अर्धसंघात्मक कहा है और अन्य लोगों ने हमारे संविधान की आलोचना भी की है, विदेशियों ने। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस संघ को मजबूत माना है, इसे आप बताना है सुप्रीम कोर्ट की केशवानंद भारती केस के माध्यम से, एसआर मुंबई केस के माध्यम से। इन पे फ्लो चार्ट आप दे सकते हैं, संघ को की गई विधायी शक्तियों को आप फ्लो चार्ट, हमारा फ्लो चार्ट पे अप्रोच था 11 से 15 पे। अब भारत में सीएजी के बारे में आपका अप्रोच क्या है, यानी सीएजी की कार्य क्या है और स्थितियां क्या है, इसे भी आप फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं, कार्य और स्थिति। जनहित याचिकाएं क्या है, पीएन भगवती का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसके बारे में किया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इस पेपर में आप देख रहे हैं आपको रिपीटेड ज्यादा मिल रहे हैं, यानी पीवाईक्यू पे अगर आपने काम किया है, यानी अगर आपने विगत 3 महीने में 4 महीने लगातार पीवाईक्यू पढ़ रखा है तो ये प्रश्न आपके बड़े आसान हो जाएंगे। सीएजी हमको लगता है कि 4 से 5 बार आ चुका है, सीएजी जो है हमको लगता है 4 से 5 बार आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो ये एडीआर वाला है, भारत संघ वाला है, विधायी शक्तियां वाला, ये भी 3 से 4 बार आ चुका है, 2018 से लेकर 2025 तक अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ये भी आप देख रहे हैं कि दूसरी बार आया है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी पीवाईक्यू पे इस पेपर के लिए आपको ज्यादा फोकस करना है। यानी पीवाईक्यू आपने देखा, ये पेपर आपका बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। अगर पीवाईक्यू से आप बाइक आउट करेंगे, आप सिर्फ सिलेबस पे रह जाएंगे टू द सिलेबस, तो हो सकता हो कि आपका कोई टॉपिक छूट गया। बट पीवाईक्यू आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर लेंगे, टैकल कर लेंगे आसानी से। 11 to 15 किया और 15 to फिर हम 16 से 20 आ गए। अब 16 से 20 में ई गवर्नेंस, हमको लगता है कि 6वीं 7वीं बार पूछा है ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस पे आपके पास अच्छे कंटेंट होने चाहिए। आप देख रहे हैं भारत भीम यूपीआई लेके आया है, उमंग ऐप लेके आया है, ई डिस्ट्रिक्ट लेके आया है, उसके बाद आईजीआरएस लेके आया है, माई गॉव लेके आया है, सब तो ई गवर्नेंस है। इनके एग्जाम्पल दीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, ई गवर्नेंस के भरते हुए नए आयाम बताइए। आधार ऐप है,
एआई है, एआई के माध्यम से कैसे सरकार मदद ले रही है, एआई के माध्यम से कैसे गड़बड़ियों को रोक रही है, प्रत्यक्ष लाभार्थियों को लाभ पहुंचा रही है, इन सारी चीजों पे आप फोकस कीजिएगा और ये सारी चीजें हमारी आगे बढ़ेंगी। आगे से विकास की प्रक्रिया में सहायक संस्था, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, जो बच्चा ध्यान नहीं देगा, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, भारतीय हितों को विकासशील, ये देखिए इसमें जो है शासन व्यवस्था में पारदर्शिता का जवाबदेही वाला क्वेश्चन जो है, जवाबदेही उपाय की संभावना, नागरिक चार्टर पारदर्शिता क्या है, ठीक है, यहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले क्वेश्चन को उठाया है। देखिए अब ये सहायक संस्थाएं कौन कौन सी, योगदान करता कौन से संस्थान, संस्थागत हितधारक कौन से हैं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, नागरिक जो संगठन है वो कैसे काम कर रहे हैं, इन अप्रोच पे काम करना है। यानी इसे आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन था इसे तब आप हल कर पाएंगे, यानी एक नया क्वेश्चन था। फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की प्रमुख, फिर बहुत आसान सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में भी आया, फिर इधर आ गया। सुरक्षा प्रबंधन, ये तो भी रिपीटेड है, बार बार आ रहा है, यानी आपको कुल मिलाकर क्या दिख रहा है, गोल गोल घूम रहा है। हाँ, गोल गोल घूम ये रहा है कि आपने 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों में से 1 से 4 जो देखा, 11 से 20 देखा, उसमें एक प्रश्न ऐसा मिला जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन 11 से 20 के बीच में जो 9 क्वेश्चन है आपको हूबहू पढ़े हुए मिल रहे हैं, पीवाईक्यू से मिल रहे हैं, आपके क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे, यानी यहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। और यहाँ आप अगर गलतियों को नहीं करते हैं तो 110 नंबर तक मिले हुए हैं, 120 नंबर तक मिले हुए हैं बच्चों को। आप सोचिए कि कहाँ 80 कहाँ 120, अगर हर पेपर में आप 110 नंबर की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि 110 नहीं मिला, 100 हर पेपर में मिल रहा है, यहाँ पे 110 आपने मिला, आप 600 में 6 पेपर हैं, 6 पेपर में हर पेपर में 100 हुआ और एक यहाँ मिल गया, 610 हो गया। और आपने अगर हिंदी और निबंध में थोड़ा सा काम कर लिया तो वहाँ भी आप 180 से 190 पहुंच जाएंगे और टोटल आपके हो जाएंगे 800 नंबर या 850 नंबर, यानी 610 उधर हुआ था, 710, 800 नंबर हो गया, और 800 के बाद आप 60 से 70 नंबर अगर आप आ जाते हैं इंटरव्यू में तो 870 नंबर के आसपास आप आ जाएंगे, और नियर अबाउट जो एसडीएम की जो रैंक की जाती है, कट ऑफ जाती है, वो यहाँ तक पहुँचती है 865, 870, 890, यानी थोड़ा सा अगर नंबर अच्छा मिल रहा है तो मतलब ये मान के चलिए कि 850 के एवब में है तो आपको एसडीएम मिलने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 840 तक है तो यूपीएससी मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारी जो इस पेपर में लेके अप्रोच की हमने बता दिया कि अप्रोच क्या, 1 to 4, फिर 11 to 15, फिर 16 to 20 और फिर 6 to 10, ठीक है, 6 to 10 लेके आए और हम इसको आराम से करते हुए बढ़ गए। संघाई सहयोग संगठन पूछा है, भारत श्रीलंका के भू राजनीतिक संबंधों को पूछा है। तो उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपके पिछले 3 सेशन के बाद, ये जो सेशन है बहुत ही शानदार तरीके से लग रहा होगा कि चीज़ें अच्छे से आई हैं, कैसे आपको हल करना है, किस अप्रोच से पढ़ाई करनी है, और ये अप्रोच तभी आएगा जब आप घर पर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपके 20 प्रश्न हल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों अगर आपने इस बार मेंस का लिखा है और आप बताइएगा अगर आपके 20 के 20 प्रश्न पूरे हुए हैं, अगर बिगिनर हैं तो। बहुत सारे बिगिनर्स के 20 के 20 प्रश्न इसलिए नहीं पूरे होते क्योंकि उन्होंने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस की है यानी गलतियों से बचे हैं, वो 20 के 20 कर लिए हैं। जिन्होंने गलती यानी प्रैक्टिस नहीं किया उनके पूरे नहीं हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।